नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज चर्चा करेंगे बंगाल जीते, यूपी की बारी, क्या है तैयारी। पश्चिम बंगाल के सियासत में इस बार इतिहास बन गया। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 206 सीट जीत गई। इस जीत ने ममता बनर्जी के मजबूत राजनीतिक किले को हिला कर रख दिया। जीत के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की रणनीति की चर्चा तो है ही, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चुनावी अभियान भी है। बंगाल के कई संवेदनशील और हिंदुत्व प्रभाव वाले इलाकों में सीएम योगी ने ताबड़तोड़ सभाएं की थी और अपने आक्रामक अंदाज से चुनावी माहौल को उन्होंने धार दी। चुनाव प्रचार के दौरान बुलडोजर मॉडल, कानून व्यवस्था और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों को सीएम योगी ने जोरदार तरीके से उठाया, जिसने बीजेपी कैडर में नई ऊर्जा भर दी। नतीजा ये निकला कि जिन 22 सीटों पर सीएम योगी ने प्रचार किया, वहां की तकरीबन 90% यानी 19 सीटें भाजपा ने जीत ली हैं। राजनीतिक गलियारों में अब योगी आदित्यनाथ के इस स्ट्राइक रेट की चर्चा हो रही है। भाजपा बंगाल की जीत को पूर्वी भारत में हिंदुत्व की नई राजनीतिक जमीन के रूप में देख रही है, तो यूपी में भी चुनाव से पहले हिंदुत्व की बयार बहाने की तैयारी में है। क्या बंगाल की धमाकेदार जीत राष्ट्रीय राजनीति में सीएम योगी आदित्यनाथ के बढ़ते कद का भी संकेत मानी जाएगी? और यूपी चुनाव में अब विपक्ष के सामने क्या बड़ी चुनौतियां हो सकती हैं? आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की हम कोशिश करने वाले हैं। उससे पहले इस पर कुछ रिएक्शन है, वो आपको सुनवा देते हैं। अखिलेश यादव जी बंगाल और असम और पंडिचेरी के भाजपा के जीत से जो है घबरा गए हैं कि अब उत्तर प्रदेश में क्या होगा। अखिलेश जी तो विरोध करके जो जश्न मना रहे थे, अब संसद में बोल रहे कि भाई नहीं, हम इसके समर्थन में हैं, फिर से जो है संसद की सत्र बुलाया जाए। अब महिला ताकत को मैं पहचान लिया हूँ, महिला ताकत का विरोध नहीं कर सकता हूँ, तो अभी मैंने विरोध करके हम लोग देख लिए बंगाल में, आसाम में, पंडिचेरी में और जगहों पर भी। तो इस तरह से वो सरकार से दरखास्त करें कि अब आप फिर से सत्र बुलाएं और हम समर्थन करने के लिए तैयार हैं। तो एक बड़ी जीत, लेकिन कटेंगे तो बटेंगे से लेकर हिंदुत्व के नारे, ऐसी कई सारी बातें जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सभाओं में कही। बुलडोजर का जिक्र भी हुआ और इसी के साथ जो बड़ी जीत मिली है उसमें यह भी दिखाता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी भी ममता जी के लिए प्रचार करने पहुंचे थे। उन्होंने वहां पीडी और तमाम वो बातें कही जो उत्तर प्रदेश में भी उनके नारे होते हैं, लेकिन हवा उनकी तरफ नहीं चली। हवा चली बीजेपी की तरफ और ऐतिहासिक जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी बहुमत के साथ अपने सरकार यहां पर बनाने जा रही है। आइए इसे हम और भी समझने की कोशिश करते हैं। या 2026 के साथ ही 2027 के लिए अब तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है। राघवेंद्र सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही बाकी मेहमान भी हमारे साथ जैसे ही जुड़ेंगे हम परिचय कराएंगे। राघवेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मेहनत रंग लाई और अब तैयारी 2027 पर आई, कहिए सर। निश्चित रूप से हम लोगों ने ईमानदारी से पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ा। हम लोगों ने अवैध व्यवस्थाएं जहां हमारी सरकारें चल रही हैं उसको लेकर के बताया कि हम लोग उत्तर प्रदेश में किस तरीके से विकास कर रहे हैं, बिहार में किस तरीके से विकास कर रहे हैं, और जहां जहां हमारी प्रदेश की सरकारें हैं वहां किस प्रकार से हमारे कौन कौन से मॉडल है, उसको लेकर के हम लोग पश्चिम बंगाल की जनता के बीच में गए और वहां की जनता को संतुष्ट करने का प्रयास किया। और पूरा मुझे विश्वास है, पूरा जो संतुष्ट है इस विषय को लेकर कि जनता ने हमको भर भर के आशीर्वाद। माननीय योगी आदित्यनाथ जी का सक्सेस रेट अभी आप बता रहे थे, निश्चित रूप से अभी जो 90% है, इससे पहले भी इसी प्रकार का था। माननीय मोदी जी का यही सक्सेस रेट है। वास्तविकता ये है, माननीय मोदी जी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे गडकरी जी हो, जिस जिस क्षेत्र में ये काम कर रहे हैं सफलता की नई नई आयाम स्थापित कर रहे हैं। पर ये भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, योगी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। हम लोगों ने पिछले 10 वर्षों में बड़े बड़े काम किए हुए। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में जो हम लोग जो है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ अग्रसर है। हम लोग जो है 55% एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में बने हुए हैं। 10 लाख से ज्यादा हम लोगों ने सरकारी नौकरी देने का काम किया है। बेरोजगारी दर हम लोगों ने 1.3% करने का काम किया है। इस प्रकार के बहुत ऐसे काम है जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश से हम लोगों ने बहुत अविश्वसनीय है, जो किसी समय ये सोच ही नहीं जा सकती थी, उसको लेकर के काम किया है। दूसरी तरफ पूरे देश की राजनीति की तरफ मैं आपको इंगित कर रहा हूँ, चाहे आपके पश्चिम बंगाल को हो, चाहे बिहार का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे अन्य जहां पर क्षेत्रीय दल शासन कर रहे हैं या जहां पर कांग्रेस है, ये लोग आज की तारीख से 25 साल पहले वाला जीवन जी रहे हैं।
पारुल जी, ये लोग सिर्फ ध्रुवीकरण करके चुनाव जीतना चाहते हैं। ममता बनर्जी जी 10 साल 15 साल पश्चिम बंगाल में शासन रहा, अपनी उपलब्धियां बता नहीं पा रही थी। अल्लाह कसम, और जो है मुस्लिम महिला का रूप रख के, बुर्का पहन करके, नमाज पढ़ करके वोटों को प्रभावित करने का काम करी। अरे भाई, आज की तारीख में देश और प्रदेश की जनता बहुत जागरूक हो गई है। वो आज के 25 साल पहले वाला ध्रुवीकरण की राजनीति अब वो नहीं स्वीकार करती है। पारुल जी, जितनी सीटें मुस्लिम सीटें थी, जहां पर अधिकतर मुस्लिम रहता था, आधे से ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में जीत गई है। इन लोगों को बात जाना चाहिए। मैं ये ममता बनर्जी के लिए मैं इंगित कर रहा हूँ और अखिलेश यादव को मैं बताना चाहता हूँ। वो लोग जिस प्रकार से नए नए सूबे गढ़ करके उत्तर प्रदेश की जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं, लंबे समय तक समाजवादी ये बात है। कई जगहों पर आपने जीत हासिल की और कई जगहों पर रणनीति से जीत हो गई। लौट रही हूँ सर, हमारे साथ यश भारती जी भी जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी से। बहुत बहुत स्वागत यश भारती जी। यश भारती जी, बंगाल में ममता बनर्जी के साथ अखिलेश जी ने कोशिश की, प्रचार प्रसार किया, और लेकिन वो शायद बात नहीं बनी और इसी वजह से नतीजे हम सबके सामने हैं। लेकिन जिस पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अग्रया XYZ जो ए के साथ आप लोग जोड़ते हैं, वो जो नैरेटिव आप लोग सेट करने की कोशिश कर रहे थे, उसका रिजल्ट वहां पर मिल गया। और जब इससे पहले भी हम चर्चा करते थे तो आप लोगों की तरफ से बहुत दम भरा जाता था कि ये मुद्दे वहां पर भी चलेंगे, जनता है, पीडीए है, पिछड़ों के साथ ये हो रहा है। तब भी मैंने पूछा था कि वहां पिछड़ों और दलितों के साथ किस तरीके से उनको परेशान किया जा रहा है, उसके बावजूद भी आप ममता जी के साथ खड़े हैं। आपको लगता है पीडीए आपको कहीं ना कहीं आप लोगों ने खुद वहां जाकर कमजोर किया ममता जी का साथ देकर? पारुल जी, देश संविधान से चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों से चलेगा? भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए जो कैंडिडेट हैं, जिनको बताया जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, शुभांशु अधिकारी जी, वो ये कह रहे हैं जिन्होंने मुझे वोट दिया, जिन्होंने हमें चुना है, हम उनके लिए काम करेंगे। और जिस तरीके से अमित शाह जी कहते थे कि पश्चिम बंगाल से गुंडे जो है वो भगा दिए जाएंगे, आज पूरे पश्चिम बंगाल में जो आगजनी कर रहे हैं, जो दुकानें लूट रहे हैं, जो बस्तियों में आग लगा रहे हैं, चुनाव जीतने के बाद जो किसी स्थान पे चढ़ के नाम बदलने का काम कर रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शपथ तक नहीं ली। ये कौन लोग हैं? और अमित शाह जी का मंत्रालय जो सीआरपीएफ और अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस और जो वो ऑब्जर्वर जो गए थे यूपी से, जिनको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता था, वो कहाँ है? वो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? और क्या चीजें जो पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां पे हैं वो क्या कर रही हैं? ये दिख रहा है कि दंगों की सरकार दंगे करवाने पश्चिम बंगाल पहुंच चुकी है और ये ट्रेलर उन्होंने दिखा दिया। ममता बनर्जी की सरकार ने इनको रोकने का काम किया था और ये अब उसी दुगनी स्पीड से वो काम कर रहे हैं, शपथ तक का इंतजार नहीं कर पा रहे। एक बात। दूसरी बात, पारुल जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग तो छुपाएंगे, कोर्ट ने, न्यायालय ने कितने लाखों लोगों के लिए कह दिया कि ये इस बार वोट नहीं दे पाए, कोई बात नहीं, अगली बार वोट देंगे। क्या वो संख्या आप दर्शकों को बताएंगी? और उसके बाद कितने लोगों के वोट काट दिए गए? चलिए, जो जायज से काट दिया हमें उन पर कोई एतराज नहीं, लेकिन जिनको जायज मानते हुए कोर्ट ने, न्यायालय ने यह कह दिया कि अगली बार वोट देंगे, वो कैसे जायज और नाजायज मान लें? और वहीं जब न्यायालय के चुनाव होते हैं, जब बार काउंसिल के या अन्य चीजों के चुनाव होते हैं, तो एक दिन पहले तक वो वोट जोड़ने की बात कर देता है न्यायालय। तो किसके दबाव में ये काम हो रहा है? ये कौन सा पक्षपाती काम हो रहा है? क्या इसको स्वतंत्र लोकतंत्र और स्वतंत्र चुनाव की बात देंगे, संज्ञान देंगे? एक ऑब्जर्वर जाकर के कह रहा है घर से नहीं निकलोगे, आईपीएस अधिकारी की तरह, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की तरह वहां जाके पश्चिम बंगाल में हुक्म दे रहा है लोगों को, जाके वोटरों को। क्या ये ऑब्जर्वर का काम है? क्या चुनाव आयोग ने कार्रवाई करी? सीआरपीएफ के कई जवान घर घर जाकर के वोट डालने से रोक रहे थे, वोट डालने की बात कर रहे थे कि किसको वोट डालना है। क्या उन पे कोई कार्रवाई की गई? ठीक है, राघवेंद्र जी को दिखाइए। राघवेंद्र जी, इन सभी बातों का जवाब आपको देना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ आप सुशासन की जीत बता रहे हैं, दूसरी तरफ ये सारी बातें,
देखिए, ये जो बातें हैं मनगढ़ंत बातें हैं। वहां पर जो घटनाक्रम हो रहा है, ममता बनर्जी के कार्यकर्ता ही अपने कार्यालयों में आग लगा रहे हैं। ये सब बेसिर पैर की बातें हैं। और अगर कोई घटना होती भी हो तो उसकी न्यायिक जांच होगी, जो अपराधी होगा उसको दंडित किया जाएगा। हम लोगों की देश में लगभग 22 राज्यों में सरकारें चल रही हैं। कृपया हमको, ये भाजपा का झंडा लगा लगा के लोग घूम रहे हैं, ये एक फोटोज नहीं है, आप मीडिया के साथ ही दिखा रहे हैं। अरे ये फोटो आप अपने जेब में रखिए। आज की तारीख में एआई के ना आपकी चांद पे रखेंगे, ये मत आपकी बताइए, चांद पे रखेंगे ताकि आप देखते रहे इसको। आप मत बताइए ये बातें हमें। अभी एक साल ना आपको बता भी नहीं रहे, इसीलिए हमने पारू जी से बात करी। आप तो बेशरम लोग हो भाई, अभी आप महिला का अपमान करते हो और महिला सम्मान की बात करते हो, नारी वंदना की बात करते हो, आप बेशरम लोग। अरे देखिए, भाषा में संयम रखिए। इस प्रकार की हरकत भाषा मत बोलिए मुझसे। शुरुआत किसने करी? शिष्टाचार शुरुआत किसने करी? जब मैं फोटो दिखा रहा था कि जेब में रखिए, अब बुरा लगने लगा आपकी भाषा आपके साथ इस्तेमाल कर दी तो? ठीक है, आपको बुरा थोड़ा लगने ध्यान लगा रखिए। आपकी भाषा आपके साथ इस्तेमाल कर दी तो? ठीक है, वापस हम उत्तर प्रदेश पर ही आते नहीं हैं। नहीं, लफंगिया राघवेंद्र जी आप करते हैं, आपके लोग करते भाषा हैं। का उपयोग करते हैं। ठीक है, मर्यादा छिछोरे और भाषा की छिछोराई आप मर्यादा लोग का करते ध्यान हैं। रखिए, मेहरबानी करके प्लीज। बर्बाद करते हैं, भली प्रकार से जानते हैं। अभी ओके। 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव में जाना है। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अखिलेश यादव जी का क्या बयान था? अभी अखिलेश यादव अभी से कॉन्फिडेंस लूज करने लगे, कहने लगे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ये क्या दर्शाता है? आप लोग चुनाव हार रहे हैं। अरे आप तो मिलकर के चुनाव लड़के के हत्या कर देते हो। जेडीयू कहां गया? नीतीश कुमार जी कहां गए? समाजवादी पार्टी के नीतीश कुमार जी कहां गए? शिवसेना कहां गई? एनसीपी कहां गई? अरे कहीं पंजाब में अकाली दल ने क्यों छोड़ा आपको? वापस आइए, और यही दीदी अब अटल कन्विंस बिहारी नहीं कर वाजपेयी रही हूँ जी की मैं। सरकार रुक में जाइए, थी। रुक जाइए, रुक जाइए। ठीक है, रुकिए रुकिए रुकिए। की सरकार में थी। आज की तारीख में कहां खड़े हैं उत्तर प्रदेश में? प्रचार करने पश्चिम बंगाल जाते रवि हैं। प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। रवि प्रताप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। रवि प्रताप जी, आप बंगाल की स्थिति को देख ही रहे हैं और अब जब बात उत्तर प्रदेश की करते हैं तो क्या वाकई जिस योगी फैक्टर का काट बंगाल में नहीं था, उसका काट उत्तर प्रदेश में भी किसी पार्टी के पास नहीं है? ऐसा लग रहा है, क्योंकि पहले यही कहा गया था कि वहां की जनता बीजेपी को हरा देगी, लेकिन वहां बाकी आपकी जो मोहब्बत की दुकान के अलावा बीजेपी विपक्ष के जितने भी मुद्दे थे वो सब ध्वस्त हो गए। सर पारुल जी, बड़ी अदब के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि वहां पे हमारी दुकान ध्वस्त नहीं हुई, वहां पे ज्ञानेश जी की दुकान चल पड़ी। और दूसरी जो 1000 करोड़ की डील हुई थी हुमायूं कबीर से, जिनको हेलीकॉप्टर से घुमा रहे थे, 250 करोड़ रुपया दिए, और एक बाबरी मस्जिद को तो देश ने इतने दिन दंश झेला, ये नई बाबरी मस्जिद करा रहे थे भाजपा के लोग। ये दो चीजें थी। और ज्ञानेश जी की बात मैं इसलिए कर रहा हूं पारुल जी कि जब 90 लाख लोगों के नाम कटे थे, यानी जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी थी, उस समय दिल्ली से आए हुए ऑब्जर्वर ने ये कहा कि भाई हमारे तो दस्तखत है, नोटिस कहां से इशू हो रहा है? तो यही चुनाव आयोग अपने ईआरओ के खिलाफ गया सुप्रीम कोर्ट कि हमारे अधिकारी हमारी बात नहीं मान रहे। रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, यही चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार जी जाके सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि हमारे अधिकारी हमारी बात नहीं कर, यानी ईआरओ जिसको वोट तय करने का अधिकार था। तब सुप्रीम कोर्ट ने आनंद फानन में 700 जजों को नियुक्त किया और 35 दिन में कहा कि 60 लाख लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी को देखिए। 10 घंटे भी आप काम करेंगी तो आप, एक जज मुश्किल से 2 मिनट ले रहा था और यह कहा गया कि आपको कोई एविडेंस नहीं दिया जाएगा, जो डॉक्यूमेंट अपलोडेड है उन्हीं पे बात करिए। और सुन लीजिए, जहां जहां मुस्लिम वोट था वहां पे इन्होंने, मैं कुछ जिले बता दूं, मालदा, नॉर्थ दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद, कूच बिहार और बर्धमान, यहां पे 50% लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी थी। और जो भवानीपुर था, मुस्लिमों की संख्या 42% और लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में 52% मुसलमान थे। दूसरी था बोलीगंज, जिसमें 54% आपने भेजा लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में, किसी के फादर में या किसी का नाम यह था। और 27 लाख लोगों को आपने रोका, जो 9000 लगभग होता है एक कंस्टिट्यूएंसी में। आप बताएं कि कितने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर जीतने वालों की मार्जिन कम होगी तो हम उस पर विचार करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे पास तो अभी डेटा अवेलेबल नहीं है, मैं देख नहीं पाया कि कितने भाजपा के प्रत्याशी हैं जो 9000 से नीचे जीते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट अपने कथनानुसार उन 9000 से नीचे हुए लोगों पे दोबारा चुनाव कराता? हमारा संविधान कहता है पारुल जी कि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में
कि सारे लोगों को मौका मिलेगा। एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार, और एक वोट की क्या अहमियत है ये वाजपेयी जी बेहतर जानते हैं, लेकिन 27 लाख लोगों को उनके मताधिकार से वंचित करना ये कहां का न्याय है। और वो भी कहते हैं मसरखे में कि अगली बार वोट दे दीजिएगा। आप बताइए कि अगर इसमें से आधे लोग कल 2-3 महीने में ठीक पाए जाते हैं, मैं 10 लाख की बात करता हूं, 10 लाख लोग कितने वोटों का पारावारा कर देते। और जो 17 लाख लोग अगर पाए जाते हैं देशद्रोही या यूं कहें कि विदेशी, तो यह भारत की सरकार और यह वेस्ट बंगाल की सरकार क्या उनको ट्रंप के जैसे डिपोर्ट करेगी। और तीसरी बात कि ये जो जोगी जी का मॉडल कह रहे हैं, एक मॉडल आया था गुजरात से, वो गुजरात का मॉडल पे बात नहीं करते, एक मॉडल मध्य प्रदेश से भी लाए थे कि जहां पे अभी आपने इंदौर में देखा क्या हो गया, ये उसकी भी बात नहीं करते। अरे जिस प्रदेश में सुबह आप उद्घाटन करिए, शाम को आपका रोड जाता है, आपके मंत्री को आपका विधायक रोक लेता है, 5 साल से आप एलिमेंट्री टीचर की भर्ती नहीं करते हैं। एनसीआरबी का डेटा कहता है कि पर्याप्त टाइम दे दिया मैंने आप सभी को बोलने के लिए। अब बारी बारी से कुछ सवालों पर चर्चा कर लेते हैं। पहले आप जवाब दे दीजिए राघवेंद्र जी, दोनों ही तरफ से आप ही पर दागे गए हैं सवाल जी। देखिए, हमको विश्वास तो करना पड़ेगा, चुनाव आयोग भी गलत है, न्यायिक व्यवस्था भी गलत है, ईवीएम भी खराब है, एसआईआर ने भी धांधली की है, सुरक्षा बल ने भी धांधली की है। ये क्या बातें हैं? आप लोकतंत्र में नहीं जी रहे हैं क्या? आप लोग, वास्तविकता ये है, ये जो हार हुई है इसको पचा नहीं पा रहे हैं, बेवजह आरोप पे आरोप, आरोप पे आरोप लगा रहे हैं। अरे भाई, अब अगर जुडिशरी पर भी प्रेसिडेंट खड़ा कर दे तो गई भैंस पानी में। भाई, कोई अगर समस्या होती है हम लोग न्यायिक व्यवस्था में जाते हैं। ममता बनर्जी को देख लीजिए, ममता बनर्जी एक नया रूपक लेकर के आ रही हैं, मुझे लातें मारी गई, मेरी पिटाई हुई, इस प्रकार की बातें लेकर के आ रही। अरे कोई अगर झगड़ा होता है, कोई इस प्रकार की घटनाक्रम होती है, हर एक के लिए न्यायिक व्यवस्था होती है। भाई, क्या वीडियो फुटेज उपलब्ध हुआ है मोबाइल का? आजकल छोटी छोटी घटनाओं में वीडियो फुटेज उपलब्ध हो जाता है। क्या आपने मेडिकल कराया अपना? क्या आपने एफआईआर दर्ज की? क्या न्यायालय गई? क्या कुछ नहीं किया, बस शोर मचाती घूम रही है। वास्तविकता ये है, मैं फिर कहना चाहता हूँ, ये लोग हार को नहीं पचा पा रहे, इधर सुरक्षा बलों को आरोपित कर रहे हैं, ईवीएम को आरोपित कर रहे हैं, एसआईआर को आरोपित कर रहे हैं, चुनाव आयोग को आरोपित कर रहे हैं, पारुल जी ये लोग पत्रकारिता को भी आरोपित कर रहे हैं, कह रहे पत्रकारिता ने भी भेदभाव किया है। वास्तविकता ये है, ये लोग जो है ध्रुवीकरण करने वाले लोग हैं। ये लोग कभी भी चुनाव में अपने कामों के आधार पर नहीं जीतते हैं। पश्चिम बंगाल में देखिए, ममता बनर्जी ने 15 साल सरकार रही, क्या अपने कामों को बताया? मैंने तो कहीं नहीं देखा। 15 साल की उपलब्धियां गिनाते रहे, मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिम और इस प्रकार के ध्रुवीकरण करते घूम रहे थे। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव है, अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश में 5 बार सरकार रही। वोट मांगते हैं तो कभी एमवाई के आधार पर मांगने लगते हैं, कभी पीडीए के आधार पर मांगने लगते हैं। अरे आप लोग सुधर जाइए, देश की जनता बहुत आगे जा चुकी है, अब आपके परफॉर्मेंस के आधार पर वोट देगी। अगर आप लोग इसी प्रकार की गलतियां करते रहेंगे, जो आपको थोड़ी बहुत सीटें मिलती है उसका भी सुपड़ा साफ होने जा रहा है। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी, हम लोग जो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को नारे को लेकर के आए हुए, उसको लेकर के हम काम करते हैं। उत्तर प्रदेश जो आज की तारीख में देश की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अखिलेश के समय क्या हुआ करता था? हर तीसरे दिन बार-बार, ठीक है सर, बार-बार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को ही जनता चुन रही थी, लेकिन इस बार अगर बीजेपी को चुना तो किसी को यकीन नहीं हो रहा है। योगी जी जिन सभाओं पर पहुंचे, वहां पर हमने लोगों को देखा। जब उस वक्त चर्चा हुई तो ये कहा गया कि ये पब्लिक बुलाई हुई है, लेकिन वो वोटों में तब्दील हुई। अगर यकीन नहीं करना तो फिर किसी भी राज्य में यकीन ना करें। जिन राज्य में आप जीत गए वहां आपको हर बात पर यकीन है, लेकिन जिन राज्य में आप हार रह गए वहां आपको लगता है कि सब गड़बड़ है। यश भारती जी, और उसके बाद आपके पास सेम सवाल के साथ आऊंगी सर जी। अरुण जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता राघवेंद्र जी कह रहे थे सबका साथ सबका विकास, पर पहले भी उन्होंने जवाब नहीं दिया, मैं फिर दोहरा देता हूं। शुभांशु अधिकारी ने साफ कहा है सबका साथ सबका विकास हम नहीं करेंगे, बंद करिए ये नारे देना। यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो नारा देते हैं उसका खंडन कर रहे हैं, उस पर विश्वास नहीं रखते। जो कल जीते हैं, प्रमाण पत्र शाम को मिला है उन्हें, और वो भारतीय जनता पार्टी की लाइन को नहीं मानते। ये अनुशासन वाली पार्टी है। वो कह रहे हैं हम उनका साथ देंगे जिन्होंने हमारा साथ दिया है। ये संविधान की धज्जियां कौन उड़ा रहा है? भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए लोग उड़ा रहे हैं, वही दंगा कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं फोटो टीएमसी के लोग दिखा रहे हैं, दूसरे लोग दिखा रहे हैं। ये भाषण तो इन्हीं के नेताओं का है जो भारतीय जनता पार्टी की लाइन से हटके बात कर रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की लाइन से हटके बात कर रहे हैं।
और हो सकता है कि कल पर्ची से उनको मुख्यमंत्री भी बना दिया जाए। तो सवाल के जवाब तो इनको ही देना है। दूसरा बड़ा सवाल ये था कि जीत और हार की बात नहीं है, यहाँ लोकतंत्र और संविधान की बात है। वोट डालने का जो अधिकार है उस अधिकार से वंचित किया जाएगा। 27 लाख लोगों के लिए न्यायालय ये कहता है ये अगली बार वोट डाल देंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? क्या फर्क नहीं पड़ा? आप नहीं देख रहे दंगे वाली सरकार को? शपथ लेने से पहले दंगे हो रहे हैं, बस्तियां उजाड़ी जा रही हैं, विपक्षी पार्टी के कार्यालय को उजाड़ा जा रहा है, जिसमें अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उनको अपमानित किया जा रहा है, महिला को अपमानित किया जा रहा है और नारी बंधन और नारी सम्मान की बातें हो रही हैं। तो सवाल ये उठता है जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही है। उन चीजों से भागने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम कहां जीत रहे हैं, हम कहां हार रहे हैं, विषय वो बिल्कुल नहीं। चुनाव परिणाम को हम सहर्ष स्वीकार करें, लेकिन जो बेईमानी दिख रही है, जो अजय पाल सिंह दिख रहे हैं, अजय पाल शर्मा आईपीएस अधिकारी जो ऑब्जर्वर की तरह काम कर रहे हैं, जो सीआरपीएफ के जवान दिख रहे हैं कि जो वोट डालने के लिए दबाव डाल रहे हैं या सुझाव दे रहे हैं किसको वोट डालना, क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या हमारी ये जायज मांग नहीं है? ठीक है, क्योंकि समय अब थोड़ा कम है, मैं रवि जी आपके पास भी आऊंगी और सवाल वही है सर, आरोप प्रत्यारोपों के इतर जस्ट जो नतीजे हैं उनको स्वीकार इसलिए भी करना पड़ेगा क्योंकि बार बार आप लोगों पर आरोप लगते हैं कि पहले कभी आप ईवीएम को दोषी ठहराते हैं, कभी चुनाव आयोग को, कभी संस्थाओं को, और जब आप जीत जाते हैं तो आपको कोई गलत नहीं लगता। देखिए पारुल जी, हम इनके जनादेश का सम्मान करते हैं, लेकिन इसकी विधा पे सवाल उठाते हैं और उठाते रहेंगे, क्योंकि जिस गृह मंत्री जी कह रहे थे कि 1 हफ्ते और अभी केंद्रीय बल वहां रहेंगे, आज इतना आतंक का पर्याय हुआ, एक भी जवाब किसी का आया कि ये क्यों हो रहा है? दूसरी बात, हम तो ईवीएम पे सबसे पहले सवाल आडवाणी जी 2009 में उठा, राकेश सिन्हा ने पुस्तक ले उसका प्रीफेस लिखा आडवाणी जी, आज भी हम 100 सीट में 100 जीत जाए तभी उसको उठाते हैं। तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये कह रहे थे 15 साल में अपने कामों की बात करते, क्या प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 15 करोड़ जो हमने 2 करोड़ नौकरियां हर साल दी थी उसमें कितनी दे दी? क्या प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने 35 रुपया पेट्रोल दे दिया? क्या प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आजाद भारत के इतिहास में 1000 रुपया कमर्शियल सिलेंडर का पहली बार बढ़ा? क्या प्रधानमंत्री ने कहा कि 100 रुपए के आसपास डॉलर चला गया? क्या प्रधानमंत्री ने कहा कि स्मार्ट सिटी में कोलकाता में उसका क्या हुआ? क्या प्रधानमंत्री ने कहा कि आप चलिए और जो एक मेक इंडिया का क्या प्रधानमंत्री जी ने कि हमारी जो मुद्रा स्फीति की दर इतनी हो रही है उसका क्या हुआ? क्या प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 180 करोड़ लाख करोड़ रुपए हमने कर्जा ले लिया? क्या प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी कहा कि बंगाल जो कभी 1977 में सबसे विकसित प्रदेश होता था हम उसको वैसे बना देंगे? 77 तक हमारी सरकार थी, ये वादा करें कि वैसा कम से कम बना देंगे। और दूसरी बात, बंगाल की पर कैपिटा ठीक है, मूल सवाल शुरुआत से मेरा जो रहा था उसका जवाब हालांकि मुझे नहीं मिला कि अगर उत्तर प्रदेश में जिन जगहों पर योगी आदित्यनाथ जी ने प्रचार किया है और वहां का स्ट्राइक रेट 90% रहा है और वहां सपा के या विपक्ष के कोई भी मुद्दे नहीं चले हैं, 2027 और उसके बाद 29 की तैयारी क्या है? हालांकि समय इतना इजाजत दे रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का। तो बंगाल जीते यूपी की बारी, लेकिन तैयारी क्या है? और तैयारी न केवल बीजेपी की बल्कि बाकी विपक्षी दलों की भी, क्योंकि अब तक जिन तैयारियों के साथ आप पीडी और अन्य एजेंडा लेकर, नैरेटिव लेकर चल रहे थे वो तो वहां पर चले नहीं। जिन जगहों पर अखिलेश जी प्रचार करने गए उन जगहों पर सब कबाड़ा हो गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लगभग तमाम सीटों को अपने कब्जे में कर लिया है। वो सीटें जिनको लेकर सोचा भी नहीं जा सकता था कि ममता बनर्जी से वो सीटें बीजेपी छीन सकती है, लेकिन वहां भी परचम लहराया। खैर, अब देखना होगा इन तमाम रिजल्ट्स के बाद, नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश की तैयारी में क्या कुछ होता है। क्या विपक्ष अपनी रणनीति बदलेगा? योगी आदित्यनाथ जिनकी साफ तौर पर जिनकी छवि हिंदुत्व के बड़े नेता के तौर पर देखी जाती है, अब आने वाले समय में वो अपनी एक ही वे पर, एक ही रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन विपक्ष को अब आगे सोचना पड़ेगा। देखना होगा आगे क्या होता है। दीजिए इजाजत, नमस्ते।